कहाँ तक हो गया था? टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये हो गया था टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल, हाँ, रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। ये दो तरह का था। एक को क्या बोला था? रिवर्सिबल, और एक इरिवर्सिबल। इसमें बताया गया था ये दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, दैट वन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। और इसमें दूसरा पॉइंट क्या बताया गया था, ये कभी भी इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लेता है, ये 100% कंप्लीट नहीं होता है। इसमें क्या बताया गया था, इट विल प्रोसीड इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस, एंड इट मे अचीव 100% रिएक्शन। ये 100% ये रिएक्शंस कंप्लीट हो सकता है, ये बताया गया था इतना। जैसे इसका एग्जांपल लिखिएगा। एग्जांपल, जैसे अगर PCl5 गैस को हीट किया जाए तो क्या करता है, इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेता है, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। इसी तरह और देखे, जैसे अगर HCl, हाँ ये HCl गैस को अगर हीट किया जाए तो H2 गैस प्लस Cl2 गैस। इसी तरह देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को अगर हीट किया जाए तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। हाँ, ये ध्यान रखना है, ये जो रिएक्शंस होना चाहिए ना, दिस मस्ट बी डन इन क्लोज कंटेनर। ये क्लोज कंटेनर में होना चाहिए। मेरा बोलने का क्या मतलब है, जैसे देखिए यहां पर आपने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना शुरू किया। अगर हम इसको क्लोज कंटेनर में नहीं करेंगे तो क्या होगा, CO2 गैस क्या होगा, बाहर चला जाएगा, CO2 गैस बाहर एस्केप हो जाएगा। तो क्या फिर से ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 दोनों की जरूरत होती है। तो इसलिए बोला गया है कि ये रिएक्शंस क्या होना चाहिए, क्लोज कंटेनर में होना चाहिए। तभी क्या होगा, CO2 और प्लस जो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, ये दोनों आपस में कंबाइन होगा और फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। ये समझ गए कि रिवर्सिबल रिएक्शंस को क्लोज कंटेनर में कराया जाता है। तो ये एग्जांपल लिख ले। इरिवर्सिबल रिएक्शंस का एग्जांपल लिखे, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। जैसे आपको पता है कि AgNO3 एक्वस में अगर थोड़ा सा भी हम NaCl मिलाएंगे तो क्या होगा, ये तुरंत AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है। तो ये रिएक्शंस एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। ये कौन है, तितली चक्रवर्ती, अपने आप को म्यूट करो। इसमें और लिख ले, दैट वन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस इज मेनली एसिड बेस रिएक्शंस। ये जो एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं बहुत फास्ट रिएक्शंस होते हैं, ये 100% ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हैं। एग्जांपल लिख लें, जैसे एसिड बेस रिएक्शन, ये पता है कि NaOH एक्वस
HCl के साथ कंबाइन होगा, क्या फॉर्म करेगा, NaCl प्लस H2O। तो मेनली आप ध्यान रखिएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, दीज ऑल आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस। लिख लिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ मटेरियल इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ मटेरियल इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ मटेरियल इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ मटेरियल इक्विलिब्रियम। पहला लिखिए फिजिकल इक्विलिब्रियम। तीन तरह का होता है, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक केमिकल इक्विलिब्रियम और एक फेज इक्विलिब्रियम। तो पहला फिजिकल इक्विलिब्रियम लिखिए, तो इसमें लिख लीजिए आप इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व ओनली फिजिकल चेंज। जैसे इसका एग्जांपल दूं मैं, H2O अगर सॉलिड, आइस मीन्स अगर H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसके बीच भी एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। उस इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है बताओ, जब आइस वाटर में कन्वर्ट होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग या फ्यूजन। इसी तरह अगर H2O लिक्विड अगर H2O गैस में चेंज हो रहा है तो इसके बीच भी एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा, एंड दैट इक्विलिब्रियम इज विल कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन या इवापोरेशंस भी बोल देते हैं हम लोग। इसी तरह बताओ, अगर H2O सॉलिड डायरेक्टली H2O वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसके बीच भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशंस। मतलब इस प्रोसेस में भी एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा, यहां पर भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा, यहां पर भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा, एंड दैट इक्विलिब्रियम विल कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्योंकि यहां पर फिजिकल चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज, ये आइस है सॉलिड फॉर्म में और ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, बिकॉज दिस इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मीन्स यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सो ऑन। इसी तरह दूसरा लिखिए, दैट वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें आप लिख लीजिए इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व ओनली केमिकल चेंज, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व ओनली केमिकल चेंज। इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व ओनली केमिकल चेंज, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व ओनली केमिकल चेंज। इसका एग्जांपल देखें, इसका बहुत सारा एग्जांपल्स है। केमिकल चेंज मीन्स यहां पर जैसे देखो, एक रिएक्शन लेता हूं PCl5 गैस, तो ये भी इक्विलिब्रियम अटेंड करता है, यहां पर केमिकल चेंज हो रहा है। PCl5 गैस क्या हो रहा है, PCl3 गैस में और Cl2 गैस में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, केमिकल चेंजेज हो रहा है। और ये जो इक्विलिब्रियम इसके बीच जो एग्जिस्ट होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच, ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पर केमिकल चेंजेज हो रहा है। इसके पहले जो बताया वहां पर फिजिकल चेंजेस हो रहा था। जैसे और भी एग्जांपल है, HCl गैस विल चेंज इनटू
H2 गैस प्लस Cl2 गैस। तो ये भी आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। ना थर्ड वन इज फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम तो फेज इक्विलिब्रियम मेनली होता है ना जब एलोट्रॉप्स, ये मेनली एलोट्रॉप्स के केस में दिखता है। तो इसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ये कब दिखता है? इन केस ऑफ एलोट्रॉप्स कन्वर्जन, इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एलोट्रॉप। एलोट्रॉप क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कार्बन का डिफरेंट एलोट्रॉप्स होता है, कुछ क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स भी होते हैं और कुछ एमोर्फस एलोट्रॉप्स भी होते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ एलोट्रॉप्स एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे कार्बन ग्रेफाइड कन्वर्ट होता है कार्बन डायमंड में, तो इसके बीच जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पर एलोट्रॉप्स का कन्वर्जेंस हो रहा है, ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये भी हो गया, आपको बता दिया कि टाइप्स ऑफ मटेरियल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, डिपेंडिंग ऑन फिजिकल स्टेट, depending on physical state of reactant and product, depending on physical state of reactant and product। ये दो तरह का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं दैट वन इज होमोजीनियस और दूसरा को हेट्रोजीनियस। तो पहला लिखिए होमोजीनियस, होमोजीनियस, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। यहां पर क्या देखोगे, हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही फेज में होगा, समझ रहे हो ना, यहां पर एक ही फेज में होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर लिखना है तो लिख लीजिए, सेम फिजिकल स्टेट ऑफ, सेम फिजिकल स्टेट ऑफ reactant and product, same physical state of reactant and product। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अभी एक दो दिए थे, जैसे अगर PCl5 गैस को हीट किया जाए तो क्या होगा, PCl3 गैस में और ये Cl2 गैस में। ये जो Cl टूटता है, कौन सा Cl टूटता है बताओ? अब ये फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। ये जो Cl2 ये ब्रेक हो रहा है ना, कौन सा Cl है? एक्सियल में जो है वो वाला, एक्सियल में जो है, एक्सियल में जो है वही टूटता है, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड आर वीकर एंड लॉन्गर, बताया गया है। ये PCl5 में दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं और इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। और ये भी बताया गया था एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर एंड वीकर, और क्यों होता है वो भी रीजन बताया गया था। चलो, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, फिजिकल स्टेट क्या है, सेम है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस बोलेंगे। इस रिएक्शंस को हम केमिकल इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है, समझ रहे हो। चलो इसी तरह और देख लीजिए, जैसे 2HI गैस, ये क्या हो रहा है, H2 गैस में और Cl2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, हाँ I को। तो ये भी क्या है आपका, एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है, क्योंकि फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल द स्पीसीज आर सेम। तो ये समझ गया। आगे लिखिए, नेक्स्ट वन इज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम,
हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, इसमें लिख लीजिए, लिख लो, इसमें स्पीसीज हैव डिफरेंट फिजिकल स्टेट, species have different physical state, species have different physical state। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, लिख लीजिए, यहां पर देख रहे हो फिजिकल स्टेट अलग अलग है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। और इसको क्या फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे या केमिकल इक्विलिब्रियम? इसको हम देखो यहां पर ये दो तरह का था ना, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक केमिकल इक्विलिब्रियम, तो इसको क्या बोलेंगे हम मेनली? सर फिजिकल। फिजिकल। यहाँ पर फेज भी तो चेंज हो रहा है, तो इसको ऐसा पूछेगा नहीं, यहाँ पर फेज भी देखेगा तो चेंज हो रहा है, सॉलिड से गैस, सॉलिड से सॉलिड। हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, केमिकल चेंजेस होता है, ये इसमें ये केमिकल चेंज हुआ तभी तो ये दोनों बना है। देखो ऐसा पूछेगा नहीं, ये वाला में आप ये ध्यान रखना कि होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस है। चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन जितना था वो करा दिया गया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखो, हेडिंग लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, लिखो इसमें पहला पॉइंट, इक्विलिब्रियम कैन only be attended, equilibrium can only be attended in a reversible reactions, reversible reactions carried out in a closed container, carried out in a closed container। तो ये पहला पॉइंट तो समझ में आ रहा होगा। हमने देखा कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में ओनली इक्विलिब्रियम की बात होगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन तो ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट होता है, मींस उसमें हम लोग इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेंगे, और ये क्लोज कंटेनर में होना चाहिए। जैसे क्लोज कंटेनर में नहीं करता तो यहाँ पर दिक्कत आ जाता। तो ये पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस डिक्रीजेस, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस इंक्रीजेस एंड both become equal, both become equal, both become equal, comma, when equilibrium is attained। हाँ, फिर से, rate of forward reaction decreases and rate of backward reactions increases and both become equal, comma, when equilibrium is attained। देखिए यहां पर एक ग्राफ आएगा, एक ग्राफ को ध्यान रखिएगा। ये रेट है, रेट एक्सिस, ये रेट एक्सिस है और ये वाला टाइम एक्सिस है, रेट एक्सिस टाइम एक्सिस। तो ये क्या बोला गया, रेट ऑफ
backward reactions. This one is the rate of rate of forward reactions. और ये क्या है? This one is the rate of backward reactions. RB means rate of backward reactions. RF means rate of forward reaction. Rate of forward reaction decreases, rate of backward reactions increases, and this become equal, both become equal. कहां पर? इक्विलिब्रियम स्टेट. जब इक्विलिब्रियम अटेंड होगा ना तो दोनों क्या होगा? दोनों इक्वल हो जाएगा. ये देखो, ये दोनों इक्वल हो गया यहां पर, यहां से इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस वन इज इक्विलिब्रियम स्टेट. इक्विलिब्रियम आने पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस क्या हुआ? इक्वल हो गया. तो यही बोला गया उस पॉइंट में. मतलब इस पॉइंट के बाद इक्विलिब्रियम आ गया, इसलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों इक्वल हो गया. चलो ये पॉइंट समझ में आ गया. पहला पॉइंट क्या था कि ओनली रिवर्सिबल रिएक्शंस कैरिड आउट इन ए क्लोज कंटेनर, उसी में क्या होता है? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है. दूसरा पॉइंट, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, rate of forward reaction decreases, rate of backward reactions increases, and both become equilibrium, both become equal when equilibrium is attained. चलो अगला पॉइंट लिखो. लिखिए अगला पॉइंट. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट, the concentration of reactant decreases, concentration of reactant decreases, and concentration of product increases, concentration of product increases, and both become constant, both become constant, comma, when equilibrium is attained, when equilibrium is attained. तो लिख लिए ये क्या मैं बोला? concentration of product decreases and concentration of reactant decreases and concentration of product increases and both become constant when equilibrium is attained. समझा? अब इसको देखो ग्राफ में कैसे बनाएंगे, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है. देखो अभी कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस
टाइम है, इसके पहले था रेट वर्सेस टाइम, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। 3 ग्राफ एक ही साथ बनाएंगे हम। ये सब, ये कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस और ये टाइम एक्सिस, और ये भी कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस और ये टाइम एक्सिस। देखो यहां पर हम एक रिएक्शन लिख रहा हूं, हाइपोथेटिकली रिएक्शन लिख रहा हूं, ए गिव्स राइज टू बी। टी इज इक्वल टू 0 टाइम पर मान लिया इसका 1 मोल है, तो टी इज इक्वल टू 0 टाइम तो बी तो नहीं बनेगा। अभी जस्ट रिएक्शंस क्या है, अभी रिएक्शन शुरू भी नहीं हुआ है। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन मान लिया 1 मोल है, 1 मोल पर लीटर है, तो ये तो 0 रहेगा ना। मान लेता हूं जब इक्विलिब्रियम अटेंड होगा, टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम टाइम पर, जब इक्विलिब्रियम अटेंड होगा ए और बी के बीच, तो ऐसा मान लेते हैं कि ये वाला ना 25% कंज्यूम हो गया, ए 25% कंज्यूम हो गया। अगर ये 25% कंज्यूम हो गया तो कितना बचेगा, 75%, ये तो पता है ना। तो यहां पर बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, मतलब यहां पर क्या लिखूंगा 0.75%, या ऐसे लिख दो 25% रिएक्टेड, 25% ए रिएक्टेड। जब 25% ए रिएक्ट किया ना तो इक्विलिब्रियम पर आ गया ये, तो ये तो बता 0.75%, ये कितना बना 25%, तब इक्विलिब्रियम आ गया। समझा। तो देखो इसको हम इसको पॉइंट ले लेता हूं, ये मान लो ये 0 है, ये ले लेता हूं 0.25, और ये ले लेता हूं 0.5, इसको ले लेता हूं 0.75, और ये 1। तो देखो यहां से क्या होगा, ए है मेरा, रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेज, लिखा गया ना, डिक्रीज ओवर कहां आ जाएगा बताओ 0.75। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, इंक्रीज ओवर कहां हो जाएगा 0 से हो जाएगा। अब देखो अब दोनों क्या होगा, यहां पर इक्विलिब्रियम आ गया है, इक्विलिब्रियम स्टेट, और उसके बाद क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यहां पर क्या ये जो है ना देख रहे हो ना, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, यहां के बाद ना इक्विलिब्रियम आ गया है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। यहां पर आप क्या क्या देख रहे हो कि ए का कॉन्सेंट्रेशन, और ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है, ए का, रिएक्टेंट का, और ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोडक्ट का। और जब इक्विलिब्रियम आया तो दोनों कांस्टेंट हो गया, दिक्कत नहीं है ना। ये वाला जो ग्राफ देख रहे हो किसका है, रिएक्टेंट का है, और ये किसका है, प्रोडक्ट का है। समझ गया ना ये, और दिक्कत है पूछ सकते हो। देखो इस सिनारियो में क्या कर रहा हूं, T इज इक्वल टू 0 टाइम पर मान रहा हूं, इसका ए मोल पर लीटर है, ये 0 होगा। अभी T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर बोल रहा हूं हम कि 50% ए रिएक्टेड, अगर ये 50% रिएक्ट करेगा तो ये भी 50% बचेगा, और ये 50% फॉर्म होगा। तो देखो अभी क्या होगा, इसको हम पॉइंट बना लेते हैं, 0.25, 0.5, 0.75 और ये 1। अभी देखो बी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा बताओ, 0.7, 0.5। ए का कॉन्सेंट्रेशन घटकर क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ये क्या यहां पर इक्विलिब्रियम आ गया है। ये जो देख रहे हो ना यहां पर, दिस इज द इक्विलिब्रियम स्टेट। यहां पर क्या देख रहे हैं, ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर इक्वल है, इक्वल और कांस्टेंट है, यहां पर कांस्टेंट है। समझ रहे हो ना, तीनों तरह का ग्राफ, ऐसे भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, और एक देखो कैसे कट करेगा दोनों को। ए गिव्स राइज टू बी,
T इज इक्वल टू 0 टाइम पर मान लो इसका A मोल पर लीटर है और ये 0 है। T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम टाइम पर ऐसा करो, ये मान लेते हैं 75% A रिएक्टेड। अगर ये 75% ए रिएक्ट कर गया तो ये कितना बचेगा 25% और ये 0.75 बनेगा। इसको डॉट कर लेता हूं। देखो ए का कॉन्सेंट्रेशन घटकर कितना हो जाएगा 0.25। एक जब इक्विलिब्रियम आएगा ना तो ए का कॉन्सेंट्रेशन घटकर कितना हो गया 0.25। बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़कर कितना हो गया 0.75 और उसके बाद क्या हो गया इक्विलिब्रियम आ गया। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हो गया दोनों का कॉन्सेंट्रेशन। ये है आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है और ये प्रोडक्ट का है और ये है आपका इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम आते ही दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। ये क्या चीज डिपिक्ट कर रहा होगा बताया कोई ये पॉइंट पर क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया होगा। इस पॉइंट पर जैसे ऐसा हुआ होगा ना 1 से घटते घटते ये कभी 0.5 हुआ होगा और ये भी 0.5 हुआ होगा। समझ रहा है। तो ये क्या यहां पर क्या ये पॉइंट क्या डिपिक्ट कर रहा है कि concentration of reactant become equal to product। अगर तीनों ग्राफ में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। ये लगाकर 4 ग्राफ हो गया। ये तो तीनों कॉन्सेंट्रेशन वाला ग्राफ और एक रेट वर्सेस टाइम वाला ग्राफ। अगर दिक्कत है तो पूछ लीजिए मैं फिर से बता दूंगा। सर ये थर्ड ग्राफ रेट जो आपने किया है वो 0.25 से स्टार्ट होता है। थर्ड वाला यस स्टार्ट होता है कहां से अच्छा द अच्छा ग्राफ। नहीं तो ये तो 0 से स्टार्ट होता है ना। ये तो गलती किया मैं। ये 0 से बढ़ रहा है। ये चेंज कर लेना। ये 0 से बढ़ेगा ना सब 0 से बढ़ रहा है ये प्रोडक्ट। चलो हो गया आगे बढ़े। लास्ट पॉइंट लिखो बना लो। ये चैप्टर समझ में आ रहा है आप लोग को आ रहा है अभी तक तो आ रहा है। इसके पहले वाला चैप्टर समझ में आ गया। रिवीजन उसका करोगे तो ठीक है नहीं रिवीजन करोगे तो फिर दिक्कत है।
लास्ट पॉइंट लिखो, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, डायनामिक इन नेचर, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक, डायनामिक इन नेचर, that is none of forward reactions, none of forward and backward reactions, forward and backward reactions stops, none of forward and backward reaction stops, लिखो उसके बाद फिर but both are moving at same rate, but both are moving at same rate, so no net change is observed, no net change is observed. ऐसा बोला जाता है कि ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है इट इज डायनामिक इन नेचर। जैसे होता है ना, हम लोग ये जनरल लाइफ में भी यूज करते हैं, ये पर्सन्स, एक किसी पर्सन्स का जो डायनामिक रोल होता है, डायनामिक पर्सनालिटी होता है। तो डायनामिक पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? जैसे होगा ना कि वो अच्छा पढ़ाई भी कर लेता है, अच्छा गेम भी खेल लेता है, अच्छा म्यूजिक भी प्ले कर लेता है, और जो भी मतलब हर एक चीज, मतलब डायनामिक पर्सनालिटी ऐसा बोलते हैं हम लोग कि डायनामिक पर्सनालिटी है। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ को रिलेट कर सकते हैं कि ये डायनामिक का मतलब होता है, जैसे एक एग्जांपल बताया था अगर आपको याद हो तो पिछले क्लास, तो इसमें क्या देख रहे थे, इसमें पानी आ रहा था, पानी निकल भी रहा था, बट इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऑफ वाटर विल रिमेन कांस्टेंट। ये हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है, पानी आ भी रहा है, पानी जा भी रहा है, बट इसमें पानी का जो लेवल है ये कांस्टेंट है। तो यहां पर भी डायनामिक का ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुका हुआ है, बट इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन भी चल रहा है, बट दोनों का चलने का रेट क्या है, सेम है। इसलिए हम लोग को नेट चेंज ऑब्जर्व नहीं होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक। और इसके अंदर बहुत चीज चल रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन सब चल रहा है, बट नो नेट चेंजेस ऑब्जर्व। इसका लेवल ऑफ वाटर रिमेन कांस्टेंट, सब चीज हो रहा है, बट क्या दिख रहा है, ऐसा लग रहा है बाहर से हम देखेंगे तो लेवल ऑफ वाटर रिमेन कांस्टेंट, बट अंदर जाकर जाकेंगे पानी आ भी रहा है, जा भी रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, बट नेट नो चेंजेस ऑब्जर्व। समझ गया? चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट हेडिंग लिखो, लॉ ऑफ मास एक्शन। दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको जो साइंटिस्ट ने दिया उसको बोलते हैं गुल्डबर्ग एंड वेजे। गुल्डबर्ग एंड वेज, मतलब इनका कंट्रीब्यूशन है इसमें, गुल्डबर्ग एंड वेज। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शंस क्या होता है, ये काम आएगा, यहां पर भी पढ़ोगे, और एक रेट लॉ पढ़ोगे। कौन सा चैप्टर्स में? केमिकल काइनेटिक्स में। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ मिलता जुलता है, बट थोड़ा सा चेंज है। तो यहां पर देखो, लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ comma, according to this law, rate of reactions is directly proportional to
rate of reactions is directly proportional to active masses of reactant and product, active masses of reactant and product raised to the power of stoichiometric coefficient, raised to the power of stoichiometric coefficient, raised to the power of stoichiometric coefficient। फिर से मैं बोल देता हूं, rate of reactions is directly proportional to active mass of reactant and product raised to the power of stoichiometric coefficient। अब यहां पर देखो, जैसे यहां पर एक केमिकल रिएक्शन है, जैसे एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं हम, तो यहां पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लिखूं तो क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। देखो अभी इस रिएक्शंस के लिए मेरा रिएक्टेंट है, फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए रिएक्टेंट मेरा ए और बी, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए मेरा रिएक्टेंट सी और डी। चलो, तो रेट ऑफ रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। देखो दिस इज द सिंबल ऑफ एक्टिव मास, ये ध्यान रखना है, ये किसका सिंबल है, एक्टिव मास का। एक्टिव मास ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्या लिखा, कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट काट देना, प्रोडक्ट रिएक्टेंट ओनली होता है, प्रोडक्ट वहां काट दो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट गलती से लिखा गया। फिर से सुनो, रेट ऑफ रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखो मेरा रिएक्टेंट ए भी है, बी भी है, और इसका पावर क्या होगा, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यही चीज बोला गया है। रेट ऑफ रिएक्शंस is directly proportional to active mass raised to the power of stoichiometric coefficient। stoichiometric coefficient of A is N1 और B के लिए N2। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या होगा बताओ, एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, इस कांस्टेंट को हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट। ये क्या होगा, रेट कांस्टेंट होगा। देखो रेट लॉ में यही फर्क हो जाता है, हम बोलते हैं वहां पर क्या, रेज टू द पावर ऑफ सम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्डर, उसको ऑर्डर बोला जाता है। यहां पर ओनली क्या करते हैं, स्टोइचोमेट्री को देख लेते हैं और उसी को पावर में डाल देते हैं, बट उस केस में देखोगे N1 एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेगा और उसी को क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। यहां पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं एक्टिव मास पर थोड़ा सा काम करते हैं। तो देखो, तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन पहले समझ में आ गया, इसको बार बार यूज करेंगे तो लॉ मास एक्शन समझ में आ गया। यहां पर थोड़ा एक्टिव मास देखो, एक्टिव मास पर काम किया जा रहा है। एक्टिव मास एक तो हम एक्वस स्पीसीज के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं और एक गैसियस स्पीसीज के लिए डिफाइन करते हैं। एक एक्वस स्पीसीज और एक गैसियस स्पीसीज। देखो
एक्वस स्पीसीज के लिए जो एक्टिव मास होता है दैट इज कॉन्सेंट्रेशंस। क्या? कॉन्सेंट्रेशंस। एक्वस स्पीसीज रहेगा ना तो उसके लिए एक्टिव मास का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशंस। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स व्हाट? मेनली मोलरिटी, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। समझा? इसी तरह गैसियस स्पीसीज के लिए एक्टिव मास का मतलब होता है दैट वन इज प्रेशर। तो एक्वस स्पीसीज समझ गया ना? इसके लिए अगर एक्टिव मास का मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मेनली मोलरिटी, मोल पर यूनिट वॉल्यूम, और इसके लिए क्या? प्रेशर। चलो यहां पर नोट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। नोट में लिखो फॉर प्योर सॉलिड, फॉर प्योर सॉलिड, for pure solid and pure liquid, for pure solid and pure liquid, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड। देखो जैसे मान लो ये कोई एक प्योर सॉलिड है ए, लेट इट बी, एक कोई सब्सटेंस है प्योर सॉलिड है, प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड है, तो ये इसका मतलब क्या होगा? दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ क्या? मोल पर यूनिट वॉल्यूम होगा। मोल मीन्स मेनली क्या? मास अपॉन मोलर मास। ये क्या हो गया? डेंसिटी अपॉन, डेंसिटी अपॉन मोलर मास आ गया। प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड के लिए बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए जो डेंसिटी होता है ना, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड में देखोगे मास में भी चेंजेस देखोगे, वॉल्यूम में भी चेंजेस देखोगे, और दोनों क्या होता है ये ध्यान रखना, ये जो क्वांटिटीज रहता है ये कांस्टेंट रहता है। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के केस में ये जो डेंसिटी रहता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, इसलिए बोला जाता है एक्टिव मास रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए इस एक्टिव मास इन केस ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड क्या लेते हैं? 1 ले लेते हैं। समझ रहा है? ताकि कैलकुलेशंस में इजी हो। तो क्या मैं बोला, इसको पहले लिखो आप, फिर उसके बाद मैं लिखाता हूं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार यूज होगा कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए जो एक्टिव मास होता है कांस्टेंट रहता है। डेंसिटी क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि मास में भी चेंजेस देखोगे, वॉल्यूम में भी चेंजेस देखोगे, ओवरऑल डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। इसलिए प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के केस में एक्टिव मास क्या होता है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। चलो तो उसके नीचे लिखो आप, लिखो उसी कंटिन्यू करिएगा। लिखा था ना फॉर प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, फॉर प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड। फिर से लिख लो, फिर से लिख लो अगर दिक्कत है, फिर से लिख लो फॉर प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, कॉमा although they have their own active mass, although they have their own active mass, although they have their own active mass, but they remain constant, remain constant during a chemical reactions. Therefore they are taken unitary
for sake of our convenience, for sake of our convenience, तो ये पॉइंट समझा या नहीं कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए जो एक्टिव मास का वैल्यू होता है कांस्टेंट रहता है, हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए उसको क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशंस इजी हो। तो इस पर समझ के आगे बढ़े। चलो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखो, दैट वन इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो, ये सब ऐसा चैप्टर्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सब जगह यूज होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में तो यूज होगा ही, थर्मोडायनामिक्स में यूज होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होगा, केमिकल काइनेटिक्स में यूज होगा। ये एक होता है ऐसा, ये दोनों चैप्टर्स है, ये चैप्टर्स है, हर एक जगह यूज होता है। तो इसको अच्छा से पहले बेस अपना बना ले और उसके बाद इसके ऊपर काम करें। अगर बेस ही खराब रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। तो हम लोग अभी क्या टॉपिक लिखे, दैट वन इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, के इक्विलिब्रियम, ऐसे लिखा करेंगे, के इक्विलिब्रियम। तो देखो इसको, जैसे रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, दिस इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस, दिस इज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आरबी मीन्स रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो के इक्विलिब्रियम क्या होता है, के इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। और इक्विलिब्रियम पर क्या होता है ये भी ध्यान रखना, ये भी लिख लो आप। इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, सेम हो जाता है। तो लिख लिए। उसके बाद ये लिखने के बाद देखिए, जैसे एक केमिकल रिएक्शन है, इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। एक केमिकल रिएक्शन है, देखो ये दिस रिएक्शंस कंपेराइजेस टू रिएक्शंस, फॉरवर्ड रिएक्शंस एंड बैकवर्ड रिएक्शंस। पता है ना, ये जो रिएक्शंस है इट इज मेड अप ऑफ 2 रिएक्शंस, एक फॉरवर्ड रिएक्शंस और एक बैकवर्ड रिएक्शंस। ये मैं बोल रहा हूं जो बैकवर्ड रिएक्शंस, ये जो पढ़ा रहा हूं ये फास्ट हो जा रहा है या स्लो हो जा रहा है या कैसा हो रहा है, या मॉडरेट हो रहा है कि और थोड़ा फास्ट करे, और थोड़ा फास्ट करे या ज्यादा स्लो हो जा रहा है। चलो तो फॉरवर्ड रिएक्शंस क्या होगा, इसको लिख लेते हैं एक बार। N1A प्लस N2B गिव्स राइज टू
N3C प्लस N4D। देखो बैकवर्ड रिएक्शंस भी लिख लेते हैं। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट यही होगा, तो इसको लिख लो एक बार। ठीक, अब यहां पर क्या करो ना, इसके ये इसको ऐसे एरो, एक साइड एरो डालो ना, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन और ये बैकवर्ड रिएक्शंस। अब यहां से रेट लॉ लगाओ, ऐसे लिखता हूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस क्या होगा, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम ना केएफ बोल रहा हूं, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं केबी बोल रहा हूं। That K was the equilibrium constant for whole reactions, but ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट, और ये क्या है, बैकवर्ड रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, Kf इंटू कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ A रेज टू द पावर N1 होगा। इसी तरह यहां पर Rb भी निकाल लो, ये क्या हो जाएगा, Kb अगर मैं Kf निकालूंगा तो K इक्विलिब्रियम निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, दैट वन इज Kf अपॉन रेट ऑफ, ऐसा ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। तो ये निकाल लो, रखो वहां पर, देखो क्या आएगा, क्या आएगा, यही आएगा। अच्छा, ये तो ये मैं Kf अपॉन Kb लिखा था ना, Kf अपॉन Kb, या रुक जाओ ऐसे करो, इसको डायरेक्ट नहीं लाकर ऐसे लिखो। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाता है, दोनों को सेम करो। अब यहां से जो K इक्विलिब्रियम होगा, that one is Kf upon Kb and that one is सर आपने तो RF अपॉन RB लिखाया था। अच्छा RF अपॉन RB लिखाया था, तो ये चेंज करो थोड़ा, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू Kf अपॉन Kb, Kf अपॉन Kb करो। ये K इक्विलिब्रियम वहां से गलती लिखा गया होगा, दैट इज Kf अपॉन Kb। Kf क्या है, Kf लिख लेना अगर नहीं समझ में आ रहा है। दिस इज द, ये क्या है, दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शंस, Kb इज व्हाट, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। ये सब टर्म में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। ये K इक्विलिब्रियम मतलब इसको क्या बोलेंगे बताओ, ये सब में क्या फर्क है। अभी तक यही सब इतना ही टर्म यूज किया गया है। दिस इज द, फिर से मैं बोल रहा हूं सुन लो, K इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, हाँ बैकवर्ड रिएक्शन, और रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये तो फिर से आ गया। RF क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, RB क्या, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। ये सब जनरल टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है यहाँ पर। तो यहां पर क्या देख रहा है, देखो ये बार बार यूज किया करेंगे, K इक्विलिब्रियम लिखा करेंगे। K इक्विलिब्रियम क्या, K इक्विलिब्रियम देखो प्रोडक्ट का पहले लिखा गया, प्रोडक्ट का पहले प्रोडक्ट का लिखा गया है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर
स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख सकते हो आप। और फिर नीचे में क्या लिखा गया, डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट का लिखा गया है। ये समझा ना। ये अभी जैसे कुछ रिएक्शंस का लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखो, हेडिंग लिखो। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक दिक्कत नहीं है ना। लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of concentrations and pressure, equilibrium constant in terms of concentrations and pressure। देखो यहां पर एक आएगा, ऐसे लिखा रहेगा, एक बार ऐसे लिख देता हूं, या सिमिलरली ऐसा भी लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है, केसी, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। लिख लो यहां पर, दिस इज व्हाट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन। इसी तरह या ऐसे लिख देता हूं, देखो, या सिमिलरली केपी, केपी इज व्हाट, प्रेशर। जैसे देखो कुछ रिएक्शंस के लिए हम लोग लिखने का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला रिएक्शंस है, लेट इट बी नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस कंबाइन होकर 2 मोल अमोनिया बना रहा है। तो इसके लिए आप क्या करो, केसी का भी एक्सप्रेशन लिखो और केपी का भी एक्सप्रेशन लिखिए। तो पहले केसी का लिखिए। केसी कैसे लिखोगे, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ अमोनिया रेज टू द पावर 2 अपॉन concentration of nitrogens raised to the power 1 into concentration of hydrogens raised to the power 3। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं समझे, concentration of ammonia, concentration of nitrogens अगर प्रेशर के टर्म्स में लिखोगे तो अभी मेरा एक्टिव मास क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखा तो एक्टिव मास मेरा क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन, दैट वन इज मोल पर लीटर, बताया था ना कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर क्या हो जाएगा, प्रेशर, यहां लिखा हुआ है देखो अभी तक भी। तो अभी क्या लिखूंगा, अभी मैं इस केस में पार्शियल प्रेशर यूज किया करूंगा। पार्शियल प्रेशर, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया रेज टू द पावर 2 अपॉन, उसी तरह लिखेंगे, यहां कॉन्सेंट्रेशन लिखता था, यहां पर पार्शियल प्रेशर यूज किया करूंगा। यहां पर नोट लिखो, एक नोट, नोट नंबर 1 लिखना, फॉर गैसेस, फॉर गैसेस both Kp and Kc, Kp and Kc can be retained, can be retained। जैसे ये देखो ना, सब गैसेस है, तो इसके लिए हम Kp और Kc दोनों एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। यहां पर नोट नंबर 2 यहीं पर लिख लो, नोट नंबर 2 पहला लिख लिया ना नोट, दूसरा लिखो, फॉर एक्वस सॉल्यूशंस, फॉर एक्वस सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन ओनली Kc इज रिटेन,
Kc is written note number 3. लिखो यहां पर डेल्टा एन जी इज इक्वल टू लिखना नोट नंबर 3 में टोटल गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. गैसियस मोल्स, यहां देखो G स्टैंड फॉर गैसियस, ओनली गैसियस वाला कंसीडर करना. जैसे एग्जांपल इसका कुछ ले लेता हूं इसके सपोर्ट में. ये रिएक्शन अभी लिखा था, बताओ इसके लिए डेल्टा एन जी. टोटल गैसियस मोल्स प्रोडक्ट में कितना है बताओ, 2 माइनस टोटल गैसियस मोल इन रिएक्टेंट, दैट वन इज 1 मोल 3 मोल, कितना 4 मोल. कितना आ जाएगा बताओ, -2. ये बताओ थोड़ा. टोटल गैसियस मोल्स इन प्रोडक्ट, ये देखो सॉलिड है, इसको इसके बारे में सोचना भी मत. क्या हो जाएगा 1 चलो लिख लिए. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये तो नोट खत्म हुआ, नोट लिखवा दिया था कुछ. देखो इसके लिए केपी का एक्सप्रेशन लिखिए, केसी का एक्सप्रेशन लिखिए, डेल्टा एन जी निकालिए. हाँ, डेल्टा एन जी 0 होगा. केपी क्या हो जाएगा, दैट वन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर. केसी क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 केपी केसी डेल्टा एन.
केपी क्या होगा? केपी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये ध्यान रखना, अभी बताया था, देखो यहाँ लिखा हुआ अभी तक। प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड के का जो एक्टिव मास होता है कांस्टेंट रहता है, अपने कन्वीनियंस के लिए उसको 1 लेते हैं। चलो, तो केपी क्या होगा? दैट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ CaO, जो कि 1 होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी 1 होगा। तो ओनली क्या बचा? CO2। इसी तरह कॉन्सेंट्रेशन भी लिखेगा तो ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, और डेल्टा Ng का वैल्यू 1 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस अमोनियम आयन प्लस OH माइनस आयन। एक्वस के लिए 1 मत लेना, प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड के का एक्टिव मास 1 होता है। तो इसका आप ओनली, इसका केसी मत नहीं लिख, इसका केपी एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, लिखाया नोट में। इसके लिए ओनली केसी लिखूंगा मैं, इसके लिए केपी नहीं लिख सकता है, लिख सकते हैं। एक्वस सॉल्यूशंस के लिए प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेशन नहीं लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा बताओ? अमोनियम का कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन। तो लिख लिया। हाँ, डेल्टा एनजी क्या होगा? डेल्टा एनजी तो 0 होगा, गैसियस गैसियस गैसियस। हाँ, इसके लिए अगर डेल्टा एन निकालू, डेल्टा 1, अगर डेल्टा एन निकालू तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 माइनस 1, दैट 1 इज 1, 1 मोल 1 मोल 1 मोल। और डेल्टा एनजी लिख लो यहीं पर, डेल्टा एनजी क्या होगा? 0 होगा। जी मतलब गैसियस ओनली, डेल्टा एन मतलब टोटल मोल्स, टोटल मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल्स इन रिएक्टेंट, सबको कंसीडर करते हैं। हाँ लिखो उसका नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो क्या रिलेशन होता है पता है? पहले से पढ़ा होगा ना कुछ। हाँ क्या? के हाँ क्या आरटी? ऐसे ऐसे बोलेगा तू। हाँ, RT टू द पावर डेल्टा है, सही है। चलो याद रखा है। तो केपी और केएक्स के बीच रिलेशन भी पता होगा। केपी और केएक्स, केएक्स का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशंस, सी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ना। अच्छा मिक्सचर, अच्छा। दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शंस। एक्स को हम लोग मोल फ्रैक्शंस बोलते हैं, या कहीं पर काय भी लिखा रहता है। तो क्या हेडिंग लिखा है? इक्विलिब्रियम रिलेशंस बिटवीन केपी एंड केसी।
चलो, तो इसको कैसे डेरिवेशंस भी कर लो, नहीं तो डायरेक्ट मैं रिलेशन लिख देता, डायरेक्ट रिलेशन लिख दो। चलो लिख ही देता हूँ, बोल रहा हो तो। जैसे एक केमिकल रिएक्शन है N1A प्लस N2B N3C N4D। तो देखो कैसे आता है समझ लो एक बार, और डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिख दूंगा। अगर आप Kp का एक्सप्रेशन लिखोगे तो क्या होगा, Kp का एक्सप्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू द पावर N3 पार्शियल प्रेशर ऑफ A इसी तरह Kc लिखो, Kc एक्सप्रेशन इसका देखो, ये चीज जानते हो आप, क्या चीज यहां पर लिख रहा हूं कि Pv इज इक्वल टू क्या होता है nRT। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू CRT। तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ A लिखूंगा तो क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A RT लिखेंगे। इसी सिमिलरली Pv भी इसी तरह लिखूंगा, Pc भी इसी तरह लिखूंगा, Pd भी इसी तरह लिखूंगा। हम क्या करेंगे, ये सबको यहां पुट करेंगे तो यहां पर पुट करेंगे ना तो ऐसा आ जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं। RT टू द पावर डेल्टा n। और यहां से लिख सकता हूं Kp इज इक्वल टू Kc, ये जो है ना ये दिस वन इज Kc RT टू द पावर डेल्टा n। डेल्टा n क्या होता है पता है आपको, टोटल गैसियस में कुछ भी हो सकता है, टोटल मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल्स इन रिएक्टेंट। तो चलो आज इसको यहीं पर रोकते हैं। एक होमवर्क दे रहा हूं आपको कि नेक्स्ट क्या करोगे, रिलेशंस बिटवीन, नहीं इतना छोड़ो, आप Kp और Kc का यूनिट बताओ अगले क्लास का यूनिट। और दूसरा काम ये है आपका Kp और Kx के बीच रिलेशंस फाइंड करोगे। दो काम है। अच्छा है, Kp का ATM पर लीटर, अच्छा Kc का ATM होता है। ATM तो होगा ही नहीं, कॉन्सेंट्रेशन है ATM का, कहाँ आएगा यहाँ पर। अच्छा यूनिट इसका ATM हो जाता है, इसका हाँ इसका मोल पर लीटर होगा, पास्कल या ATM नहीं, गलत है, इसमें और कुछ मॉडिफिकेशंस होगा। तो इसको क्या 1